नमस्कार साथियों, आज एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूं और आज का हमारा विषय बिहार शिक्षक बहाली 2023 को लेकर के है। और इस विषय में कई सारे वीडियो पहले से आ चुके हैं, लेकिन यह वीडियो काफ़ी खास होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि सातवें फेज़ के जो सातवें चरण के शिक्षक की बहाली 1,78,026 पदों पे होनी है। इसके लिए 2 मई को जो मंत्रिमंडल के बैठक में इसे पास किया जा चुका है। साथ ही 6 मई को निदेशक के द्वारा पत्र भी निर्गत हो चुका है। तो अब सिर्फ बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन होना बाकी है, जो कि इस महीने के अंत तक नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है और लगभग अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यह बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी। तो परीक्षा कैसी होगी, आयु सीमा क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यताएं क्या होंगी और वेतन का निर्धारण कैसे होगा, इन सारे पहलुओं पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट ज़रूर करें। बिहार शिक्षक बहाली के लिए हम लोग अलग से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही शिक्षण की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारे पहले से जो हमारे शिक्षक मित्र हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं वो भी इस परीक्षा में बैठेंगे, तो उनके लिए है। और जो हमारे नए मित्र हैं जो कि नए शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए, सबके लिए एक व्यवस्था की जाएगी ताकि सभी लोग इस परीक्षा में पास करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। और कुल पद पहले से लेकर के पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा के जो कुल पद है वो है 85,477 पद है। इसी तरह छठवीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के 1,745 पद है। और ये दोनों प्रारंभिक शिक्षक कहलाते हैं, तो प्रारंभिक शिक्षक में 85,477 पद पहली से लेके 5वीं क्लास के शिक्षक के लिए, और छठी से लेके 8वें वर्ग के लिए 1,745 पद है। और माध्यमिक वर्ग में भी दो भाग होते हैं, 9वीं से 10वीं माध्यमिक और ये उच्च माध्यमिक। तो माध्यमिक वर्ग में 33,186 पद है और 11वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक में 57,618 पद है। तो ये तो हो गया पदों की संख्या। अब हम देखते हैं कि इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो पहली से लेकर 5वीं क्लास के जो शिक्षक होंगे उन शिक्षकों, पहली से लेकर 5वीं क्लास के शिक्षक के लिए 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट होना आवश्यक है। और इंटरमीडिएट में सामान्य वर्ग के लिए 50% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 45% होना आवश्यक है। इसके अलावा उन्हें डीएलएड की उपाधि भी प्राप्त होना जरूरी है, मतलब कि इंटरमीडिएट के साथ साथ डीएलएड होना आवश्यक है। साथ ही जो सीटेट होता है और बीटेट होता है, इसमें 2 पेपर होता है, तो पेपर 1 में क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। तो ये हो गया बात पहले से लेके 5वीं क्लास तक के शिक्षकों के लिए। ठीक है मित्र, यहाँ तक क्लियर है। 10+2 होना चाहिए, 10+2 में 50% होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 45% प्लस डीएलएड और प्लस सीटेट और बीटेट में का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं छठी से लेके 8वीं वर्ग तक के शिक्षकों के लिए। तो उनके लिए ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना ज़रूरी है। और बीएड या फिर बीएड जो कि 4 वर्षीय कोर्स होता है, या फिर बीएससी बीएड 4 वर्षीय कोर्स होता है, ये हो। अब इसमें सीटेट और बीटेट, तो सीटेट और बीटेट में यहाँ पे पेपर 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पेपर 2 में क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेट और बीटेट में 2 पेपर होते हैं,
पेपर 1 होता है पहली से लेकर 5वीं क्लास के लिए, और पेपर 2 होता है 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए। तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं 9वीं से लेकर 10वीं क्लास मतलब कि माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो है ही, और यहाँ भी ये भी बता दें कि ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 45%, बीसी, ओबीसी, ईबीसी के अलावा एससी एसटी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और 9वीं से 10वीं के लिए ग्रेजुएशन तो है ही, यहाँ भी उसी तरह की क्राइटेरिया होगा, सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45%। बीएड या फिर बीए बीएड जो कि 4 वर्षीय कोर्स होता है, और या फिर बीएससी बीएड किया हुआ हो, प्लस स्टेट यहाँ का होता है, और स्टेट में भी 2 पेपर होता है। तो एक पेपर जो होता है P1 जो होता है वो माध्यमिक शिक्षक के लिए होता है, और P2 जो होता है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए होता है। तो 9वीं से 10वीं के लिए P1 क्वालिफाइड होना चाहिए, स्टेट का P1 क्वालिफाइड होना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 11वीं से लेकर 12वीं क्लास के जो शिक्षक के लिए जो पद निर्धारित किया गया है, और उनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब कि वो एमए हो या फिर एमएससी हो या एमकॉम हो या फिर तकनीकी योग्यता हो। अपने विषय के अनुसार उसमें चुनाव करना होता है, जिस भी विषय के वो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, और उसी विषय में उनको फिर अप्लाई भी किया जाता है, करना होगा। उसके बाद बीएड की योग्यता होनी चाहिए, और बीएड के बाद स्टेट में P2 होना चाहिए। P2 का मतलब ये हुआ कि पेपर 2 में क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये तो हो गया शैक्षणिक योग्यता की बात। अब आगे के बाद आयु सीमा। तो आयु सीमा जो हमारा है पहली से लेकर 5वीं वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, ये सामान्य के लिए है। और इसी तरह जो ओबीसी वर्ग है उसमें उनको 3 वर्ष की छूट मिलता है, और एससी एसटी के लिए 5 वर्षों की छूट मिलती है। तो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे अधिकतम आयु सीमा में। इसी तरह 6ठी से 8वीं में न्यूनतम 21 वर्ष है, और अधिकतम 37 है सामान्य वर्ग के लिए। अब +3 और +5 ये हो गया हमारा। 9वीं से 10वीं के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और 37 वर्ष उसी तरह है, +3 +5। 11वीं 12वीं के जो शिक्षक होंगे उनके लिए भी न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, और 3 वर्ष ओबीसी के लिए और 5 वर्ष एससी एसटी के लिए अधिकतम आयु में जुट जाएगा। तो ये हो गया हमारा आयु सीमा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेतन एवं भत्ता। तो वेतन और भत्ता पहली से लेकर 5वीं क्लास के लिए जो बेसिक पेमेंट निर्धारित किया गया है वो 25,000 है, और इस 25,000 में डीए है, एचआरए है, एमए है। तो अगर 25 अभी के अगर हम लोग देख लें तो 25,000 इनका बेसिक है, प्लस डीए अभी 42% है। तो 42% से अगर 25,000 का निकाला जाए तो 10,500 हो जाएगा, प्लस एचआरए अगर न्यूनतम एचआरए की हम लोग बात करें तो न्यूनतम एचआरए बिहार में 4% है, जो कि ग्रामीण इलाकों में दिया जाता है। तो 4% के हिसाब से 1,000 रुपया हो गया, और प्लस मेडिकल अलाउंस 1,000 मिलता है। तो इस प्रकार टोटल जोड़ करके 37,500 रुपया हो गया। ये पहली से लेके 5वीं क्लास के माने बेसिक ग्रेड के जो टीचर होंगे उनके लिए है, लेकिन ये न्यूनतम है, यहाँ ध्यान रखेंगे ये न्यूनतम है। डीए तो 42% सबके लिए रहेगा, लेकिन एचआरए बदल जाता है। एचआरए जो है न्यूनतम 4% है, और जो नगर परिषद इलाका है उसमें 6% है, और जो नगर निगम की इलाका है वहाँ 8% है, और पटना में यह 16% हो जाता है। तो न्यूनतम की बात मैंने की है 37,500
500। अगर पटना में हम लोग आएंगे तो यह राशि काफ़ी अधिक हो जाएगी, लगभग 40,000 के ऊपर चली जाएगी। इसी तरह जो 6 to 8 है तो इसका बेसिक पे कितना है, 28,000 है। अगर इसका न्यूनतम हम लोग निकालें, DA 42%, HRA 4% और MA 1,000, अगर 4% के हिसाब से सिर्फ हम निकालते हैं जो कि न्यूनतम है सबसे, उसके हिसाब से भी अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 41,880 रुपया वेतन कहा जाएगा 6 से 8 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं 9-10 के लिए। तो 9-10 के लिए जो बेसिक है माध्यमिक शिक्षक के लिए 31,000 है बेसिक, और इसमें 42% DA HRA, अगर 4% न्यूनतम अगर जोड़ते हैं हम लोग, और MA 1,000, तो 9-10 के लिए 31,000 के अगर बेसिक से हम लोग निकालेंगे तो ये लगभग नहीं, एक्यूरेट हो जाएगा 46,240 रुपया। ये न्यूनतम हुआ। न्यूनतम इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार क्योंकि HRA मैंने 4% से ही कैलकुलेट किया है। यह अगर नगर परिषद के इलाके में जाएंगे तो 6% हो जाएगा, नगर निगम के इलाके में जाएंगे तो 8% हो जाएगा, और पटना महानगर में आएंगे तो यह 16% हो जाएगा। तो यह राशि काफ़ी आगे की तरफ बढ़ जाएगी। मैंने सिर्फ यहाँ न्यूनतम राशि का जिक्र किया है। इसी तरह जब हम लोग 11वीं 12वीं मैंने उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की बात करेंगे तो इनका बेसिक है 32,000 रुपया, और 32,000 रुपया, और यहाँ DA 42%, HRA सिर्फ 4% की बात करते हैं, और MA तो 1,000 ये फिक्स है। तब इनका वेतन 47,720 रुपया हो जाता है, न्यूनतम हो रहा है। इसलिए कि अगर HRA 4% के जगह पर 6% या 8% या 16% जो कि पटना महानगर के लिए है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 50,000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये तो हो गया वेतन और भत्ते की बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली से लेकर 5वीं वर्ग के लिए सिर्फ एक पेपर होगा, और वो पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, सिर्फ एक पेपर होगा। अब ये पेपर 100 अंकों का होगा कि 150 अंकों का होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं हो कि 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक का होगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है। एक पेपर होगा और वो होगा 100 प्रश्नों की मंजूषा होगी और 100 अंक के लिए होगा, जहाँ तक अनुमान लगाया जाता है और समाचार पत्रों में जिस तरह से प्रकाशित हुआ था। 6 to 8 का जो पेपर होगा, इसमें एक पेपर जनरल अवेयरनेस का तो होगा ही, और प्लस एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। जिस सब्जेक्ट के लिए आप परीक्षा देंगे उस सब्जेक्ट पेपर एक होगा यहाँ पे। इसी तरह 9वीं और 10वीं के लिए है तो एक जनरल अवेयरनेस तो होगा ही होगा, और सब्जेक्ट जो आपका रहेगा साइंस आर्ट कॉमर्स जो भी होगा। अब साइंस में भी आप फिजिक्स के लिए हैं, केमिस्ट्री के लिए हैं, मैथमेटिक्स के लिए हैं, या फिर बायोलॉजिकल साइंस के लिए हैं, या आर्ट्स में किसी विषय के लिए हैं, तो एक जनरल अवेयरनेस प्लस एक सब्जेक्ट का पेपर। इसी तरह 11-12 के लिए है तो एक जनरल अवेयरनेस का पेपर रहेगा और दूसरा एक सब्जेक्ट से संबंधित पेपर होगा। तो पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट उस समय होगी जब BPSC अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा, तब ये इस बिंदु पर हम लोग और खुलकर बात कर पाएंगे। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ मित्र, इस के लिए मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हमारा चैनल है, इस BPSC परीक्षा जो कि शिक्षक बहाली से संबंधित होगी, इसके लिए हम लोग अलग से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक जो हमारे मित्र हैं वो शिक्षण के क्षेत्र में आएँ, और जो लोग पहले से शिक्षक हैं वो भी बिहार सरकार में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।